Good morning, dear students. Now we will jump to our next topic, that is radius ratio rule. Well, before going to this topic, I just want to show a limiting value table. This limiting value table of radius ratio. Okay. Now in this some ranges are there. How to identify a particular compound's geometry on the basis of the coordination number. This is already experimentally they have proved it. Okay. तो ये एक अप्रॉक्सीमेट रेंज दी थी रेडियस रेशो जब टर्म फाइंड आउट किया गया तब, लेकिन ये कुछ ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे लागू है या कुछ ही कंडीशंस में लागू है. ठीक है, तो हम उसके एप्लीकेशंस उसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे, बट फर्स्ट वी विल सी हाउ टू रिफर दिस टेबल. ठीक है, फिर उसके बाद हम रेडियस रेशो रूल देखते हैं. जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पहला कॉलम जो है वो लिमिटिंग वैल्यूज़ है, यानी कि रेंजेस दी हुई है. दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेंटर में एक एटम होगा, उससे डायरेक्टली बॉन्डेड जितने भी एटम होंगे, तो जितने बॉन्ड बन रहे होंगे, सपोज एक एटम ए है, उसके सराउंडिंग में 3 बॉन्ड्स बी के बन रहे हैं, तो उस एटम ए का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3, लाइक दैट. ठीक है, उस कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें उसकी ज्योमेट्री पता चलेगी. ओके, सो ये है एक सिंपल अप्रॉक्सीमेट रिलेशन दिया गया है रेडियस रेशियो रेंजेस का और कोऑर्डिनेशन नंबर और उस पर्टिकुलर कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे होगी, ये आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल टेबुलर फॉर्म दिया है. ठीक है, तो अब हम रेंजेस समझ लेंगे. जैसे पहला रेंज है 0 to 0.155. अगर इस बीच में अगर आपकी वैल्यू आती है, सपोज योर वैल्यू इज 0.12, तो वैल्यू अगर हमारा रेडियस रेशियो जो वैल्यू है वो आता है 0.12, तो 0.12 इस रेंज में आ जाएगा, है ना. तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, हमारे कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब हमारे कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे रहेगी, कंपाउंड यानी कि जो हमारा आयनिक क्रिस्टल है, यहाँ हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हमारे आयनिक क्रिस्टल की ज्योमेट्री कैसे रहेगी, लीनियर. ओके, इन दिस वे यू विल फाइंड आउट. दूसरी रेंज है उससे कंटिन्यूइंग, सपोज 0.155 से लेके 0.225 तक. ठीक है, इस रेंज में अगर सपोज हमारी वैल्यू है सपोज 0.2, तो 0.2 इस रेंज में आएगा, है ना. 0.2 इज़ लेस देन 0.225, तो इस रेंज में आ रहा है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 3. कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मतलब हमारा आयनिक जो क्रिस्टल है उसकी ज्योमेट्री कैसे रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर. सिमिलरली नेक्स्ट है इस तरह से यहाँ और एक दिया है जिसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो सकता है. सपोज 0.4 पे चलते हैं, 0.414 से लेके 0.732 है, तो यहाँ आपको ये रिपीटिंग वैल्यू दिख रही होगी. तो यहाँ 2 चांसेस है, अगर इस रेंज में अगर आपका कंपाउंड की वैल्यू आती है, रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कंपाउंड कैसा है, स्क्वायर प्लेनर. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कंपाउंड कैसा है, ऑक्टाहेड्रल. इस तरह से ज्योमेट्री डिसाइड होगी कोऑर्डिनेशन नंबर से. और इसके अबाव है, सपोज 1 तक है, 0.732 से लेके 1 तक इसकी रेंज है, सपोज द वैल्यू इज 0.9, तो ये इस रेंज में आ गया, मतलब हमारा कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8. और जो उसकी ज्योमेट्री है वो BCC टाइप हो गई, है ना. जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, CSCl, ऑक्टाहेड्रल दिया है तो NaCl है. इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. तो ये हो गई लिमिटिंग रेडियस रेशियो वैल्यूज़ जो रेंज दी हुई है. ठीक है, अब हमें बेसिकली समझना है कि रेडियस रेशियो वैल्यू है क्या. तो रेडियस रेशियो वैल्यू जब हम बोलते हैं तो इट इज़ नथिंग बट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम RR से, ये हो गया रेडियस रेशियो. ठीक है, रेडियस रेशियो इज़ नथिंग बट the radius of cation to the radius of anion. A stands for anion, C stands for cation. हमेशा याद रखिए कि cation is positively charged and anion is negatively charged. Okay, so it is how you will define it? It is defined as the ratio, ये ratio है ना, it is defined as the ratio of radius of cation to the radius of anion. This simple ratio is called as radius ratio. Okay, now where it is applicable, now only I have shown you the table. अगर उस टेबल से हमें डायरेक्टली क्या क्या पता चल रहा है,
कोऑर्डिनेशन नंबर और रेंज, पहले हम इससे फाइंड आउट करेंगे। इसमें कुछ वैल्यू हम एग्जाम्पल में या न्यूमेरिकल में आपको रेडियस ऑलरेडी दिए होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं NaCl का, ठीक है। NaCl में R ऑफ Na, अब यहाँ प्लस चार्ज कौन है वो ऊपर रखेगा और जो निगेटिव चार्ज है वो आप नीचे रखिए, है ना, एज पर द रूल। तो रेडियस ऑफ Na प्लस आयन होता है नियर अबाउट 0.59 और रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव आयन होता है 0.81। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.524। अब 0.524 ये किस रेंज में आ रहा है? 0.524। अब आप यहाँ टेबल देखिए, है ना, टेबल में देखिए 0.524, 524 इस रेंज में आएगा, दिस वन। तो मतलब यहाँ क्या दिख रहा है? ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है आपको, ज्योमेट्री, है ना, दिख रही है। सो द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। इससे हमने इस तरह से आपने टेबुलर फॉर्म से समझ लिया कि हमारा जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है ना, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। so, इस तरह से आपको ये 2 इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं कि कंपाउंड किस तरह का होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। सो ये सारी चीज़ें हमें रेडियस रेशियो रूल को लागू करके मिल रही है। सो इस तरह से हमें एक्सरे स्टडी भी बताती है कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं वो तो एक्सरे स्टडी से ही मिलते हैं हमें। फिर इट इज़ प्रूव्ड कि उन एक्सपेरिमेंटल डेटा या मैथमेटिकल डेटा जो वो करते हैं तो उनको कंपेयर किया जाता है, एंड देन दे मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर कि इस वैल्यू का यूज़ हम क्या क्या फाइंड करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस के रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, सो वी हैव सीन दिस एप्लीकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि ये जो रेडियस रेशियो रूल है वो हर जगह लागू नहीं है। जिससे रेडियस रेशियो रूल जब हम बोलते हैं तो रेडियस किसी भी स्फेरिकल शेप का होता है ना, स्क्वायर का तो रेडियस नहीं होता है, इट डजंट हैव द रेडियस। स्क्वायर स्फेरिकल शेप होना चाहिए, तभी आप रेडियस की बात करेंगे। जब कैटायन और एनायन कैसे होंगे, स्फेरिकल शेप होंगे, तभी आप रेडियस रेशियो रूल को लागू कर सकते हैं। बट मोस्टली क्या होता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके जो आयनिक शेप्स हैं या आयनिक स्फीयर्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। उनके जो शेप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और उस डिस्टॉर्शन की वजह से ये रूल लागू नहीं होता। सो दैट्स वाई रेडियस रेशियो रूल जो है उसका डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ स्फेरिकल शेप पे ही आप इसकी अप्रोच कर सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो। बट इन द practical use when we talk about the radius ratio rule is unapplicable or inapplicable because cations and anions when they come together they polarize। उनका पोलराइजेशन होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, उनमें ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होती है, उनके जो शेप्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। शेप्स डिस्टॉर्ट हो गए सो नेचुरली स्फेरिकल शेप रहेगा क्या, नो, इट गेट्स रैटल्ड। सो ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है उनमें। ये बेसिकली आयंस हैं, हम आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो उसमें प्योरली आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह से नेचुरली जब वो ओवरलैप होते हैं तो ओवरलैपिंग वर्ड आ गया, मीन्स वहाँ क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ गया। सो आयनिक कैरेक्टर के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ गया, सो देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी इन द स्ट्रक्चर। सो नेचुरली ये जो रेडियस रेशियो रूल है वो सिर्फ आपको करेक्ट स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर सकता है, और इट जस्ट गिव्स द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप यू अंडरस्टूड। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।